हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? बिल्कुल यार, बढ़िया ही रहना चाहिए, है ना। तो डियर साथियों, हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और चैप्टर नंबर 3 में हमने अभिक्रिया की दर, है ना, औसत दर, तात्कालिक दर, ये क्या होती है ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक है ना। और आज है हमारी भाई बारी वेग स्थिरांक और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक की, ठीक है। तो उनको पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है ना। चलो पहले मुझे ये बताओ कि अभिक्रिया की जो दर है इसको हम व्यक्त किससे करते हैं? तो आप बोलोगे सर अभिक्रिया की जो दर है इसको ना हम डेल आर अपॉन डेल टी, है ना, माइनस, ये माइनस में अगर आर लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये अभिकारक के सांद्रण में कमी के आधार पर है, ठीक है। या फिर हम सर डेल पी अपॉन डेल टी से व्यक्त करते हैं, बिल्कुल, है ना। ये प्लस कब होता है? जब उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है तो प्लस वाले से व्यक्त करते हैं, और जब अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है तो माइनस वाले से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे डियर साथियों, यहाँ जो डेल है इसको हम ना स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। जो डेल है इसको हम स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम डेल आर अपॉन डेल टी माइनस में, या फिर डेल ऐसा डी लिख सकता हूं, है ना, डी आर अपॉन डी टी, या डीपी अपॉन डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, है ना। जैसे मैं यहाँ कैपिटल आर लिख रहा हूँ तो जरूरी नहीं कैपिटल आर लिखो, कभी कभी स्मॉल आर भी लिखा जा सकता है ना। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये वाली बातें आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। तो डेल को हम डी लिख सकते हैं, है ना। कैपिटल जो डी आर है इसको स्मॉल आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाली बातें आपके सामने क्लियर है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर ये जब ये बातें आए तो आप उसको डाउट में मत लेना कि भाई ये क्या दिक्कत हो गई, ठीक है ना। चलो हाँ, वेग स्थिरांक पढ़ाऊंगा, वेग स्थिरांक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले भाई मैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आपको पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ बेटा? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। या फिर इसको बेटा हम गुलबर्ग एवं बागे का नियम भी बोल देते हैं, गुलबर्ग एवं बागे का नियम भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम या गुलबर्ग एवं बागे का नियम भी इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो सर ये नियम क्या है? तो भाई ये जो नियम है अपन ने 11th में पढ़ा था साम्य अवस्था में, जो साम्य अवस्था टॉपिक था ना उसमें हमने ये चीज पढ़ के रखी थी, ठीक है सर, पढ़ के रखी थी। सर एक बार फिर से रिवाइज करा दी, बिल्कुल मैं बिल्कुल फिर से बताऊंगा, है ना। तो जो भाई द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है या गुलबर्ग एवं बागे का नियम, ये नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। या फिर ऐसा बोलें, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है, अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है ना। तो पहले मैं इस नियम को लिखता हूं बेटा, यहां लिखा है इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, जो हम पढ़ चुके हैं ना, अभिक्रिया की दर पढ़ चुके हैं ना, हाँ। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण, सांद्रण मतलब वो वर्गाकार ब्रैकेट, सांद्रण का मतलब क्या है? वर्गाकार ब्रैकेट, है ना। तो अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती या फिर हम अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं, होती है, ठीक है ना। अब मैं इसको समझाता हूं। जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एक अभिक्रिया है ए, यहाँ पर बन रहा है ए और बी, और यहाँ पर बन रहा है बेटा सी और यहाँ बन रहा है डी, ठीक है ना। तो गुलबर्ग और बागे के अनुसार जो अभिक्रिया की दर होगी, ठीक है, अभिक्रिया की दर, और अभिक्रिया की दर को हम किससे व्यक्त करते हैं? आप बोलोगे सर डी आर अपॉन डी टी से व्यक्त करते हो सर, है ना। करते हो कि नहीं करता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, है ना, कमी के आधार पर है, ठीक है। तो इनने क्या बोला था कि जो अभिक्रिया की दर है, और हमें पता चल चुका है कि अभिक्रिया की दर को हम डी आर अपॉन डी टी से व्यक्त करते हैं, हमें पता चल चुका है। तो इनने बोला था जो अभिक्रिया की जो दर होगी, वो अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब अभिकारक हमारे पास ए है और हमारे पास अभिकारक क्या है? बी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ए का सांद्रण, तो आप बोलोगे सर ए को वर्गाकार ब्रैकेट में रख दो, है ना, सांद्रण हो गया।
अब मैं बोलूं बी का साधारण, तो आप बोलोगे सर बी को वर्गाकार ब्रैकेट में रख दो। बहुत बढ़िया बात है ना। तो अभिकारकों के साधारण, ये अभिकारकों के साधारण हो गए क्या, दो अभिकारक हैं, दोनों साधारण लिख दिए। तीन होते तो तीनों के साधारण लिख देते, चार होते तो चारों के, पांच होते तो पांचों के, है ना। तो अभिकारकों के साधारण लिख दिए ना। कि गुणनफल, अब गुणनफल है तो बीच में क्या लगा दो, डॉट, क्योंकि इनका गुणनफल कर दो। कि समानुपाती होती है, तो ये अभिक्रिया की दर इनके साधारण के गुणनफल के समानुपाती, मतलब समानुपाती का ये चिन्ह लग जाएगा ऐसा। क्लियर है बात, बोलो क्लियर है बात, आप बोलोगे हाँ सर। अब लेकिन भाई आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे ही बेटा, जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक बराबर आता है, हाँ आता है, और बराबर के बाद बेटा एक नियतांक आता है जो आपका के आता है, ध्यान रखना। तो बराबर के बाद एक नियतांक आ गया जो आपका के है, और ये आपका रहा ए, है ना, और डॉट ये रहा आपका बी। क्लियर हुई बात, कोई परेशानी है, आप बोलोगे सर नहीं, इतनी सी भी परेशानी नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ परेशानी ना हो और आपको नहीं है। क्लियर है बात। चलो अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर बेटा जैसे मान के चलो, अगर हमारे पास अभिकारक ए था, बी था, है ना, उत्पाद सी था और डी था, तो अभिकारक हमारे पास ए बी थे तो हमने डायरेक्ट लिखे। लेकिन कभी ऐसा होता कि अभिकारक ए के साथ पी होता, है ना, बी के साथ क्यू होता, तो फिर क्या होता, तो फिर बेटा क्या होता, जैसे ए के साथ पी है तो ए की घात क्या लग जाती, पी लग जाती। जैसे बी के साथ क्यू है तो बी की घात क्या लग जाती, क्यू लग जाती। तो यहाँ पर भी ये आपके क्या चलते, पी और क्यू चलते, ऐसा याद रखना, है ना। कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल और देके आपको अच्छे से समझाता हूँ, है ना। जैसे मैं कोई दूसरा एग्जांपल उठाता हूँ और उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ, है ना। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ बेटा 2NO लिखा हुआ है, 2NO, ठीक है, फिर लिखा हुआ है O2 और यहाँ लिखा है 2NO2, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ। अब ना मैंने आपसे इतना बोला है कि इस पर जो है ना गोलबर्ग बागे का या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाओ। तो अब जब गोलबर्ग और बागे और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाओगे तो अब आपको ध्यान रखना है, ये इतना प्रोसेस नहीं करना, आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट करना, ये मतलब ये यहाँ से लगाना डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस पे नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा भाई -dr/dt, ठीक है, इक्वल के, है ना, dr/dt इक्वल के। अब अभिकारक है हमारे पास, तो अभिकारक दो हैं, एक हमारे पास NO है, एक हमारे पास O2। तो आप क्या लिखोगे, NO लिखोगे, ठीक है, NO लिखोगे। अब NO के साथ कितना है, दो, तो इसकी घात लगा दोगे तो, ठीक है, फिर गुणा लगाओगे, दो अभिकारक है तो गुणा लगेगा। फिर क्या लिखोगे आप, O2 लिखोगे, ये O2। अब O2 के साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं मतलब एक है, और एक को लिखना कोई जरूरी नहीं होता, है ना। तो ऐसे यहाँ 3 होता, 4 होता तो वो घातें लग जाती। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको, है ना। तो ध्यान रखना है। अब आप आपसे कोई कहे कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाओ, तो अब डायरेक्ट आप द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यहाँ से लगाना, ना कि ये पूरी प्रोसेस मैंने बता दी, आप सीख गए। अब कोई बोले तो यहाँ से लगा देना। क्लियर, कोई परेशानी नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर इतनी परेशानी इतनी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना कि ऐसे ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगेगा। अब बार बार हम लगाएंगे ये नियम, है ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आप समझ गए। अब हम जो है ना वेग स्थिरांक जो है इसको हम समझेंगे और जानेंगे। तो अब हम समझते हैं बेटा वेग स्थिरांक को, हेडिंग डाल देना आप वेग स्थिरांक, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा वेग स्थिरांक की जो है ना परिभाषा लिखाएंगे, आपको समझाएंगे पूरा, ठीक है, और आपको बताएंगे एग्जाम में भी कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलो तो हमने यहाँ पर लिखा एक लाइन, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही, ऐसा लिख लिया। और ये अभिक्रिया है जैसे ए और बी, और यहाँ पर ए और बी मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट सी। क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, और हमने बना ली ए और बी जो अभिकारक है, और वो मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा द्रव्य अनुपाती क्रिया, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है ना। तो जैसे ही बेटा हम इस पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो कमी के आधार पर लगाएंगे तो -dr/dt हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, ठीक है, dr/ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, dr/dt हो गया। अब इस पर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका के, अभी बताया ना, तो dr/dt बराबर के होता है। फिर यहाँ जो अभिकारक है उनके साधारण का गुणनफल करते हैं, तो जैसे ए है तो ए का साधारण लिख दो, फिर डॉट बी है तो बी का साधारण लिख दो। क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी नहीं है, आप बोलोगे नहीं सर, है ना। चलो अब यहाँ पर जो बेटा के होता है, या फिर यूं देखो भाई, यूं देखो, है ना, द्रव्य अनुपाती क्रिया का जैसे ही हम नियम लगाएंगे
एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, है ना। तो जैसे ही बेटा इस पर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो हो जाएगा dr/dt समानुपाती a, और आपका ये भी हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे dr/dt बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, क्या जाएगा k, और ये रहा आपका a और ये रहा आपका b। बोलो आएगा कि नहीं। अब यहाँ जो समानुपाती हटाया तो k आया, k आया। अब k क्या है पता नहीं, k क्या है पता नहीं, तो बेटा यहाँ जो k है ना, यहाँ लिख दूंगा मैं, जहाँ k एक नियतांक है, जहाँ k क्या है, एक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेग स्थिरांक। तो यहाँ जो k आया है वो वेग स्थिरांक, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ बेटा जो k आया है वो k जो है वो वेग स्थिरांक है। यहाँ जो k आया है वो क्या है, वेग स्थिरांक है ना। अब ये तो पता ही चल गया कि समानुपाती का क्या है, तो अब भी आपने देखा था अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो गुणनफल के समानुपाती कर दिए सांद्रण के, सांद्रण मतलब वर्गाकार ब्रैकेट, ये आपको पहले से पता, ठीक है। समानुपाती चिन्ह हटाया, k आ गया। अब k जो है वो एक नियतांक है जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। अब हमें इतना चल गया पता कि जो वेग स्थिरांक है इसको हम k से व्यक्त करते हैं, ये पता चल गया। लेकिन k की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है वो आपको पता है कि नहीं। तो अगर बेटा हमें इस k की परिभाषा निकालना है, k की परिभाषा निकालना है, तो जो यहाँ पर a है और यहाँ पर जो b है इसकी सांद्रता एक करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, एक सांद्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा, यदि a इज इक्वल टू एक, है ना, एक मतलब एक का मतलब क्या है, इकाई सांद्रता है ना, क्या है, इकाई सांद्रता। एक का मतलब क्या है, इकाई सांद्रता। इकाई सांद्रता का मतलब एक मान रख दे, ठीक है। और यहाँ जो b है, b का मान भी कितना रख दो, a और b का मान हमने कितना रख दिया, एक। अब एक रखने का मतलब सांद्रता मैंने क्या कर दी, इकाई कर दी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को पुट करूंगा इधर, तो ये हो जाएगा dr/dt इज इक्वल टू k, है ना। अब इंटू 1 है ना, वन का कोई मीन्स नहीं होता, तो ये आपका dr/dt और क्या हो गया, k हो गया, क्या हो गया, k हो गया। अब मुझे बताओ dr/dt क्या है। आप बोलोगे सर अभिक्रिया की दर। dr/dt मैं बोलूं dr/dt क्या है, आप बोलोगे सर अभिक्रिया की दर है। आपने पहले ही पढ़ा दिया dr/dt क्या है, अभिक्रिया की दर। मैं बोलूं आपसे k क्या है ना, तो आप बोलोगे सर k वेग स्थिरांक है। तो बताओ अभिक्रिया की जो दर है वो k के बराबर आ गई ना, अभिक्रिया की जो दर है वो किसके बराबर आ गई, k के बराबर आ गई ना। मतलब अभिक्रिया की दर को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। जब dr/dt अभिक्रिया की दर k के बराबर आ गई है तो मतलब जो अभिक्रिया की दर है उसको ही तो वेग स्थिरांक, जब बराबर है इसका मतलब यही है कि यही ये है, तो अभिक्रिया की दर को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। बट कब आई है, तो बट कब आई है ये चीज बराबर, जब हमने सांद्रता को कितना रखा, एक रखा, कितना रखा, एक रखा, ठीक है। तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः इकाई सांद्रता, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब बोलोगे सर इतनी सी दिक्कत नहीं, इतनी सी परेशानी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इकाई सांद्रता, देखो सांद्रता जब एक रखी तब ये वैल्यू बराबर आए, तो वही लिखा इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं। तो पेपर में अगर आ गया वेग स्थिरांक लिखो तो क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ पर आपको ये लाइन लिखना है। देखो ये सब नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको समझाया, निकालना बताया, ठीक है। तो आपको ये परिभाषा अतः हटा देना और लिखना इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, k से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गई बातें। चलो अब कुछ बातें हैं यहाँ जानने वाली, उन बातों को जानो और उन बातों को समझो, ठीक है। पहली बात,
पहली बात, ये जो आपका समीकरण है, आपको देखो पूरा, देखो मैंने यहाँ पूरा लगा के बताया, लेकिन अब कोई अगर अभिक्रिया मिले तो आपको इतना पूरा नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट ये लगाना है, डायरेक्ट आपको ये लगाना है, ठीक है। जैसे कोई अभिक्रिया मिली तो डायरेक्ट आपने लिख दिया dr/dt बराबर के, जो भी अभिकारक है उनको गुणनफल करके सांद्रण कर दिया, उनके सांद्रण का गुणनफल कर देना, ठीक है। अभी मैं लगा के बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो ये बेटा जो है वो आपका वेग व्यंजक है। क्या है बेटा? वेग व्यंजक, वेग व्यंजक। ये क्या है? वेग व्यंजक। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये वेग व्यंजक है किसी भी अभिक्रिया का। जैसे इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक ये आया, ऐसे किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक निकल सकता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक निकल सकता है। क्लियर? अब वेग को हम दर भी बोलते हैं तो इसको दर व्यंजक भी बोल सकते हैं, तो वेग व्यंजक या दर व्यंजक है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। चलो अब दूसरी बात समझो। तो दूसरी बात क्या है सर? तो दूसरी बात ये है, मुझे ये बताओ कि जो वेग स्थिरांक है मतलब k है, क्या वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है? बोलो, क्या जो वेग व्यंजक है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है? आप बोलोगे सर नहीं। मैं बोलूंगा क्यों? तो आप बोलोगे सर अगर ये सांद्रण पर निर्भर करता तो इसका मान 1 क्यों रखते? इसका मान तो 1 रख दिया जाता है चाहे कितने भी सांद्रण हो। देखो यहाँ 2 सांद्रण, 2 अभिकारक थे तो दोनों के सांद्रण को 1 रख दिया। यहाँ 4 होते तो भी 1 रख देते, 5 होते तो भी 1 रख देते। मतलब इसका जो मान है वो आपका अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये नोट करके ये वाली लाइन लिखो, ये वाली लाइन लिखो नोट करके कि वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। लिखो ये लाइन, वेग स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मान तो 1 रख दिया जाता बेटा, कितने भी सांद्रण हो। यहाँ 20 होते तो 20 का मान 1 रख दिया जाता और 1 का कोई मतलब नहीं होता, सबको इकाई कर दिया जाता है, मतलब सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो आपने क्या लिख लिया? वेग स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये बात हो गई। चलो अब दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट समझो। अगर बेटा यहाँ पर ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना पहले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ले लिया? चलो हटो। तो बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे मान के चलो मैं बोलता वेग स्थिरांक, यहाँ जो k है इस k का मात्रक निकालो, k का क्या निकालो? मात्रक निकालो। तो अगर आप k का मात्रक निकालते, किसका मात्रक निकालते? k का, तो इस वेग व्यंजक से निकालते, निकालते कि नहीं? तो वेग व्यंजक से निकालते तो वेग व्यंजक लिखते dr/dt इज इक्वल टू k, यहाँ पर आपका a है ना, और यहाँ पर आपका b है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास अभिकारक 2 थे तो वेग व्यंजक ये आया। अब मान के चलो हमारे पास 2 अभिकारक होते नहीं, हमारे पास एक ही अभिकारक होता, ऐसा जैसे a होता और यहाँ पर बन रहा होता c, तो इसके लिए वेग व्यंजक क्या हो जाता? तो इसके लिए होता dr/dt बराबर k, और यहाँ पर आपका a अकेला आता। बोलो आता कि एक अभिकारक है तो ये आया, 2 है तो ये आया, और अगर मान के चलो हमारे पास 3 अभिकारक होते, जैसे a होता, b होता, c होता, और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है d, तो इसके लिए जो वेग व्यंजक बनता वो क्या बनता? dr/dt इज इक्वल टू आपका k, यहाँ आपका a आता, फिर आपका b आता, और फिर आपका c आता, ऐसा आता। तो भाई यहां पर जब हम मात्रक निकालते k का तो केवल और केवल इसका मात्रक रखा जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर होता है ना। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। तो यहाँ पर 1 ही मोल पर लीटर आता, और यहाँ पर कितने मोल पर लीटर आते? 2 आते। यहाँ पर कितने आते? 3 आते। तो यहाँ जो k का मात्रक है वो अलग निकलता, यहाँ पर k का मात्रक अलग निकलता, और यहाँ पर k का मात्रक अलग निकलता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। देखो आगे, अब देखो आगे में कुछ देर बाद, जैसे मान के चलो अभी या फिर कल, इनके जो मात्रक निकाल के मैं बताऊंगा भी आपको, फिर समझाऊंगा, फिर आप देखना। चलो मैं यहाँ पर 1 मिनट बताता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पर इसी का मुझे मात्रक निकालना है, ठीक है ना, इसी का क्या करना है? मुझे मात्रक निकालना है। तो dr का मात्रक क्या होगा? तो dr/dt का मात्रक क्या होता है? बोलो। अब बोलोगे सर dr जो है सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है सर? मोल पर लीटर, है ना। dt का क्या होता है? अब बोलोगे सर सेकंड,
है ना। अब मुझे के का निकालना है और इसका मात्रक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाता, सेकंड ऊपर चला जाता, तो के का मात्रक क्या हो जाता बेटा, सेकंड इनवर्स हो जाता। बोलो होता कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइट कैसी है थोड़ा सा, है ना। तो आप बोलोगे देखो इसका मात्रक dr क्या है, सांद्रता है ना, तो इसका मात्रक मोल पर लीटर, dt का सेकंड, के का निकालना है, इसका मात्रक ये भी सांद्रता है तो मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो के का मात्रक क्या जाता, सेकंड इनवर्स आता है। अभी तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, आगे निकाल के बताऊंगा फिर देखना, ठीक। चलो अब यहाँ मात्रक निकालता, तो इसका मात्रक क्या है भैया, इसका मात्रक है मोल पर लीटर, क्या होता है मोल पर लीटर, है ना। dt का क्या हो जाता सेकंड, अब के का निकालना है, इधर क्या हो जाता इसका मोल पर लीटर, और इसका भी क्या होता मोल पर लीटर। सर मोल पर लीटर क्यों होता, क्योंकि भाई सांद्रता है ना, और सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर। तो देखो यहाँ मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कैंसिल होता। अब यहाँ पर हम जब के का मात्रक निकालते तो इसको इसके बटे में ले जाते, तो मतलब सीधी सी बात के का मात्रक जो है ना अलग निकलता है। यहाँ पर के का मात्रक अलग निकला है, यहाँ के का अलग निकलता, और यहाँ के का मात्रक और भी अलग निकलता। तो कहने का मतलब जो है कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। एक सांद्रता है तो मात्रक अलग है, दो है तो अलग, तीन है तो अलग। सांद्रता पर निर्भर करता है मात्रक, लेकिन मान निर्भर नहीं करता। मान के लिए तो एक रख दिया जाता है सबका मान, लेकिन मात्रक के लिए एक नहीं रखा जाता। देखो एक है अलग, दो है अलग, तीन, इसके लिए अलग अलग होता है। तो ये अपन को याद रखना है। बाकी मैं आगे इन चीजों को समझाऊंगा, मात्रक निकाल के बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना। अभी इतना समझ लो, ठीक है। तो दूसरा नोट आप ये लिख लो कि वेग स्थिरांक का मात्रक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब हम बढ़ाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर। मोस्ट 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 आईएमपी लगा लो, पहले मोस्ट आईएमपी इसको लगा लो, फिर हम इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। पहले तो महा आईएमपी इसको लगाओ, ठीक है। तो क्या लगाना है भैया, अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर लगा लिया, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट परिभाषा है। जैसे इसने बोला इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। यही तो परिभाषा पड़ी थी। इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, यही परिभाषा थी। और इसकी परिभाषा हमने अभी तुरंत पढ़ी है। इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की जो दर है इसको वेग स्थिरांक कहते हैं। सिंपल है, ये हमने पढ़ के रखा है। दूसरा, यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है तो ये बढ़ेगा, है ना, कम है तो ये घटेगा। हमें पता है ये सांद्रता पर निर्भर करता है, मतलब अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रता के समानुपाती होती है भैया। सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया की दर घटेगी। तो यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, करती है, ऐसा लिखना था, है ना, करती है। यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है अभिक्रिया की दर, लेकिन यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब था, नहीं था, सबका मान एक रख दिया गया था, सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसका मात्रक आपको पता है, अभिक्रिया की दर का मात्रक हमने निकाला था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, लेकिन इसका मात्रक कोई निश्चित होता नहीं। एक अभिकारक है तो मात्रक अलग होगा, दो है तो अलग, तीन है तो अलग, सबके लिए अलग अलग हम निकालेंगे भी बेटा, आपको बताएंगे भी निकाल के आगे, है ना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो इसका मात्रक सांद्रता पर निर्भर करता है, अलग अलग निकाल के बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये महा इंपॉर्टेंट एक अंतर था जो आपने लिखा, और भाई ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो ये आपका महा इंपॉर्टेंट अंतर है। और अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे की ओर चीजों को जानते हैं। बेटा सभी जन नई हेडिंग डालेंगे, और नई हेडिंग डालोगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग डालो, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है अभिकारक की प्रकृति। सही बात है, सही बात है। जैसे मान के चलो ये हमारे पास अभिक्रिया है A B और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है C। पहला पॉइंट है अभिकारक की प्रकृति। बिल्कुल, अभिकारक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगी अभिक्रिया की दर। जैसे मान के चलो ये अभिकारक ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, आपस में एक दूसरे से क्रिया ही नहीं कर रहे, तो क्या अभिक्रिया की दर बढ़ेगी?
क्या अभिक्रिया होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगी। जब अभिकारक आपस में क्रिया ही नहीं कर रहे सर, तो अभिक्रिया कहां से होगी सर? नहीं होगी। तो ध्यान रखना कि जो अभिकारक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है अभिक्रिया की दर। कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से आपस में क्रिया कर जाते हैं और कुछ होते हैं जो आसानी से क्रिया नहीं करते। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा लिख लेना, वे पदार्थ जो अधिक क्रियाशील होते हैं, वे पदार्थ जो अधिक क्रियाशील होते हैं उनके लिए अभिक्रिया की दर अधिक होगी, क्योंकि अधिक क्रियाशील है जल्दी से क्रिया कर जाएंगे, दर बढ़ जाएगी। और ऐसे अभिकारक जो कम क्रियाशील होते हैं उनके लिए अभिक्रिया की दर कम होगी। सिंपल सा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है सांद्रता का प्रभाव। सबको बहुत अच्छे से पता है सांद्रता का प्रभाव, सबको पता है बहुत अच्छे से। सांद्रता, भाई सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया की दर ज्यादा, सांद्रता कम तो अभिक्रिया की दर कम, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रता या सांद्रण के समानुपाती होती है ना। तो इसमें सिंपल लिख रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग या जो दर है अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात है ना, अर्थात सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की दर अधिक होती है एवं सांद्रता कम होने पर अभिक्रिया की दर कम होती है। ठीक है ना। कितने पॉइंट हो गए? तो तीसरा पॉइंट डाल दो, अभिक्रिया का ताप। सिंपल है, ताप। अरे मुझे इतना बताओ, ताप बढ़ाने पर अच्छे अच्छे लोगों की गति बढ़ जाती है, बोलो बढ़ जाती है कि नहीं? और आपने भी देखा होगा जो दही, जो दूध 24, देखो हमने देखा होगा दूध से दही बनने के लिए लगभग 12 से 14 घंटे चाहिए पड़ते हैं, बोलो चाहिए पड़ते हैं। और हमने देखा है कि 12 से 14 घंटे में दूध से दही बनता है, और हमने सर्दियों में या नॉर्मल दिन में ये भी देखा भी होगा। लेकिन भाई अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में अगर दूध को फ्रिज में ना रखा जाए तो 2 घंटे में या 3 घंटे में दही बन जाए। क्यों? क्योंकि गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है ना, और जैसे ही ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ताप ज्यादा, तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। और अक्सर तुमने देखा कि जैसे हमें चाय बनाना है ना, तो अगर चाय को हम कम ताप पे बनाएंगे तो धीरे धीरे देर में बनेगी, और ताप ज्यादा कर दें, तेज कर दें, ताप बढ़ा दें तो जल्दी चाय बन जाएगी। देखा है ना। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और देखा प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण है वो भी धूप में होता है, धूप में ज्यादा ताप होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोपहर में ज्यादा होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सामान्यतः उच्च ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जिससे अणुओं के मध्य पारस्परिक टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु जल्दी जल्दी क्या करेंगे? गति करेंगे, एक दूसरे में टक्कर मारेंगे, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक है ना। चलो अगला है पॉइंट, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब यहाँ जो शब्द है उत्प्रेरक, इसको देखो ध्यान, है ना, जिसको कैटालिस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। उत्प्रेरक। सर उत्प्रेरक क्या होता है? तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना ये बात को, उत्प्रेरक। भाई उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर या तो बढ़ा देता है या अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को या बढ़ा देता है या घटा देता है, उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ये अपनी कॉपी में आइट साइड में कहीं लिख लेना, नोट लगा के। ठीक है, तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, चलो अब ये बात समझ गए सर उत्प्रेरक क्या है ना। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। सर अब कौन सा? सर कब अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, कब अभिक्रिया की दर घटेगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनो, उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है ना। तो बेटा अगर उत्प्रेरक धनात्मक है, अगर उत्प्रेरक धनात्मक है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उत्प्रेरक ऋणात्मक है तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। तो ध्यान रखना, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता है। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो, तो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं होता।
खुद परिवर्तित नहीं होता। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल जो दूध है वो 12 घंटे में दही में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर हम उस दूध में सोडा या अंडे का एल्ब्यूमिन, अंडे का जो एक सफेदी भाग होता है एल्ब्यूमिन, अगर उस दूध में सोडा को, जो खाने वाला सोडा होता है उसी की बात कर रहा हूँ, खाने वाला सोडा डाल के या फिर जो अंडे का जो एल्ब्यूमिन पार्ट होता है उसको डाल के उसको उबाल दिया जाए, तो जो दूध 12 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था अब वो 24 घंटे में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सोडा है वो अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो जैसे अभिक्रिया की दर घट जाती है तो वो 24 घंटे तक दूध चल जाता है। तो यहाँ पर जो सोडा या अंडे का जो एल्ब्यूमिन पार्ट है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उसी प्रकार हमने देखा होगा कि जो दूध है वो 12 से 13 घंटे में दही में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर उस दूध में हम नींबू डाल दें तो तुरंत उसका दही बन जाता है। क्यों? क्योंकि नींबू ने अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया। तो नींबू यहाँ पर किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? उत्प्रेरक कह देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ सर ये समझ गए। ठीक है ना। अब मैं भाई अगर आप कहो कि सर उत्प्रेरक के बारे में बता दो, है ना, कि कुछ धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में बता दो, कुछ ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में बता दो, तो एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ बेटा, है ना, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे बेटा अमोनिया की हैबर विधि, जैसे N2 और H2, है ना, मिलते हैं तो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होता है ना। किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। जैसे N2 और H2 मिलते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है ना। तो बेटा जब अमोनिया हम बनाते हैं तो इस अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है इसमें हम आयरन उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका बेटा? आयरन मतलब Fe का उपयोग करते हैं। तो Fe यहाँ पर काम क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। मतलब अमोनिया धीरे धीरे बनती है ना, तो उसको फास्ट कर देता है, अभिक्रिया की दर को ये बढ़ा देता है। तो इसीलिए ये किसका काम करता है? धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है सर, एक हाँ और एक और है, जैसे मान के चलो हमें वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल, ठीक है ना, तो वनस्पति तेल से हमें अगर वनस्पति घी बनाना है, वनस्पति क्या बनाना है? घी बनाना है, तो हम निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, है ना। और यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक का काम करते हैं क्योंकि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हो? जो हम देखते हैं कि अगर हमारा कान में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक दवा डालता है, तो वो दवा होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो दवा क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है वो एक अस्थायी पदार्थ होता है बेटा। कैसा पदार्थ होता है? अस्थायी। तो अगर इसको हमें लंबे समय तक रखना है तो अभिक्रिया की दर को घटाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है इसका अपघटन किसमें होता है? तो इसका अपघटन होता है बेटा H2O में और O2 में। H2O में और किसमें हो जाता है? O2 में। तो अगर हमें इसका अपघटन रोकना है तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है H3PO4, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? फास्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया की दर को घटाने का काम करता है, इसलिए ये ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो हमें लिखना है उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो संकीर्ण ऊर्जा है, अभी आगे बताऊंगा संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना समझ लो कि संकीर्ण ऊर्जा है किसी अणु को अभिक्रिया पूर्ण कराने के लिए जिस ऊर्जा की, देखो किसी अणु को अभिक्रिया पूर्ण कराने के लिए, किसी अणु को अभिक्रिया पूर्ण कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह संकीर्ण ऊर्जा होती है ना। तो अभिक्रिया पूर्ण कराने वाली ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। अभी इतना सुन लो, है ना, अभिक्रिया पूर्ण कराने वाली ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा होती है। अभी इतना सुन लो, आगे मैं समझाऊंगा इसको, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो संकीर्ण ऊर्जा है इसका मान तो कम हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है, जिससे अभिक्रिया की जो दर है कम हो जाती है। ठीक है, तो अब लास्ट ईयर पिछली साल ही पेपर में क्वेश्चन आया था, उत्प्रेरक के कोई दो प्रभाव लिखो। पिछली साल क्वेश्चन आया था पेपर में,
2000 पिछली साल क्या बोल रहे हैं, अभी जो एग्जाम हुए ना 2026 में, इसमें ही आया था कि उत्प्रेरक के कोई दो प्रभाव लिखो। तो पहला लिख देते, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दूसरा लिखते, ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है जिससे अभिक्रिया की दर घट जाती है। ये लिख लेना, ये समझ लेना, ठीक है। ये आए थे दोनों लिखने की ओर, समझे, ठीक है ना। चलो अब एक और लास्ट और लिख लो, विकिरण। विकिरण का प्रभाव, विकिरण मतलब प्रकाश का प्रभाव, विकिरण मतलब होता है प्रकाश, विकिरण का मतलब क्या है, प्रकाश, तो प्रकाश का प्रभाव, है ना। तो हमें पता ही है भाई, कुछ अभिक्रियाएं जैसे प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से संपन्न होती है ना। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुबह या शाम की अपेक्षा दोपहर में अधिक होती है ना। तो सीधी सी बात यह है, अगर विकिरणों का प्रभाव अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर अधिक, मतलब प्रकाश ज्यादा होगा तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, और प्रकाश कम होगा तो अभिक्रिया की दर कम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक थे ये होते हैं खत्म, फिनिश होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, तो जरूर से यार वीडियो को लाइक करें। मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला कि लाइक करो, शेयर करो, क्या करो, मैंने डिस्कस नहीं किया, तो अब लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक प्लीज बाय।